प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड में आज हम पढ़ेंगे एल्बुगो के बारे में। हम कवकों के बारे में पढ़ रहे थे और एल्बुगो जो है एक कवक है जो सरसों में श्वेत कीट वाइट रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है। तो आइए जानें एल्बुगो के बारे में। विद्यार्थियों सबसे पहले अगर सिस्टमेटिक पोजीशन वर्गीकृत स्थिति देखें तो इसका प्रभाग है यूमाइकोटा, उप प्रभाग मास्टिगोमाइकोटिना, संवर्गोमाइसिटीज, गण पेरेनोस्पोरेल्स, कुल एल्बुजिनेसी और इसका वंश है एल्ब्यूगो। इसका अगर हम आवास देखें तो विद्यार्थियों एल्बुगो की लगभग 30 प्रजातियां ज्ञात हैं जो कि पुष्पीय पादपों में श्वेत कीट वाइट रस्ट या श्वेत फफोला वाइट ब्लिस्टर रोग फैलाती हैं। सभी प्रजातियां अविकल्पी अंतःपरजीवी होती हैं, अर्थात पादप के अंदर पाई जाती हैं, ऊतक के अंदर, और अविकल्पी होती हैं, यानी किसी विशेष पादप पर ही ये रोग फैलाती हैं। अगर वह पादप नहीं मिलता है तो दूसरे पर ये रोग नहीं फैला सकती। भारत में लगभग 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से ब्रैसिकेसी कुल के पादपों पर रोग पैदा करती हैं। एल्बुगो की प्रमुख जातियां और उनके प्रपोषी कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे एल्बुगो कैंडिडा है, इसका प्रपोषी कुल है ब्रैसिकेसी। एल्बुगा ब्लाइटाई है एमरंथेसी। एल्बुगा टेट्रोपोगोनिस कंपोजिटी, एल्बुगा आइपोमिया पेंडुरेटी कन्वोल्वुलेसी और एल्बुगा पॉटलेसी पोर्टुलकेसी। तो इन कुलों में ये रोग फैलाते हैं। एल्बुगो कैंडिडा जाति सर्वाधिक व्याप्त तो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह ब्रैसिकेसी कुल के सदस्यों जैसे मूली, सरसों, गोभी इत्यादि को संक्रमित कर उनमें श्वेत कीट रोग उत्पन्न करती है। अब अगर हम बात करें इनकी कायिक संरचना की तो यह शाखी, पटहीन एवं संकोशिक कवक जाल के रूप में। संकोशिक का मतलब होता है कि कोशिका में पट नहीं पाए जाए, कवक तंतु में जब पट नहीं पाए जाते हैं तो वह एक नलिकाकार संरचना हो जाती है और उसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। परपोषी के ऊतकों के अंतरकोशिकीय स्थलों में फैला हुआ मिलता है। इसका कोशिका द्रव्य कणिकामय एवं बहुकेंद्रकीय होता है। केंद्रक व्यास में लगभग 25 माइक्रोमीटर के होते हैं। कोशिका द्रव में लोमासोम, तेल की बूंदें और ग्लाइकोजन मिलते हैं। कवक सूत्र के पार्श्व में छोटी गोलाकार एवं कोमल संरचनाएं बनाते हैं जो चूष्कांग ऑस्टेरिया कहलाती हैं। चूष्कांग प्रपोषी की कोशिका भित्ति को भेद कर कोशिका में प्रविष्ट हो जाते हैं तथा वहां से पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। बर्लिन एवं बाउन ने चूष्कांग की संरचना का अध्ययन किया। उनके अनुसार इसके शीर्ष में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःद्रव्य बीजालिका, वसा, कण पाए जाते हैं। वेबस्टर के अनुसार कवक तंतुओं में उपस्थित केंद्रक बड़े आकार में होने के कारण वे चूष्कांग में प्रवेश नहीं कर पाते। अब विद्यार्थी इसके बाद आता है इसमें जनन किस प्रकार से होता है। इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही प्रकार का जनन पाया जाता है। विद्यार्थियों आज हम केवल इसके अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। लैंगिक जनन के बारे में हम अगले वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। परपोषी में संक्रमण पश्चात कवक तंतु उसकी बाह्य त्वचा के नीचे कई स्थानों पर खंभ ऊतक सदृश संरचनाएं बनाता है। इन तंतुओं के शीर्ष फूलकर अनेक छोटी, सीधी, मोटी, भित्ति युक्त मुग्धराकार संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें बीजाणुधानीधर या स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। इनका शीर्ष भाग पतली भित्ति युक्त एवं बहुकेंद्रकीय होता है जो फूलता जाता है। फिर फूले भाग से ठीक नीचे संकीर्णन क्रिया द्वारा एक छोटी गोलाकार पतली भित्ति युक्त एवं बहुकेंद्रकीय बीजाणुधानी परिवर्तित होती है। बीजाणुधानी के नीचे स्थित बीजाणुधानीधर का भाग पुनः लंबा होकर एक दूसरी बीजाणुधानी बनाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। प्रत्येक बीजाणुधानीधर के शीर्ष पर बीजाणुधानियों की तलाभिसारी क्रम में एक श्रृंखला बन जाती है। इसमें सर्वप्रथम बनने वाली बीजाणुधानी शीर्ष पर रहती है तथा नई क्रम से उसके नीचे बनती है। तो
जब यह कवक तंतु परपोषी पादप होता है उसमें संक्रमण कर देता है तो ज़्यादातर यह पत्तियों में या तने में रहता है, तो बाह्य त्वचा के नीचे कई स्थानों पर खम्भ ऊतक जैसी संरचनाएं बनाती हैं और इन तंतुओं के शीर्ष भाग फूलकर छोटी सीधी मोटी मुद्राकार जो संरचनाएं बनाते हैं उन्हें बीजाणुधानी धर कहते हैं। अब जो बीजाणुधानी धर है इनका शीर्ष भाग पतली भित्तियुक्त एवं भूकेंद्र की होता है जो फूलता जाता है। फिर फूले भाग से ठीक नीचे संकीर्णन द्वारा एक छोटी गोलाकार बीजाणुधानी निर्मित होती है और बीजाणुधानी जो होती है, बीजाणुधानी का निर्माण तलाभिसारी क्रम में होता है, यानी नीचे जो की तरफ बीजाणुधानी रहेंगी वो बिल्कुल नई रहेंगी, यानी पहले बनने वाली बीजाणुधानी शीर्ष पर और बाद में बनने वाली बीजाणुधानी तल की तरफ निर्मित होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हो ये देखिए यहाँ पर जैसे ये कोई भी कवक तंतु है, अब ये फूल गया और फूलने पर ये स्पोरेंजियोफोर है यानी बीजाणुधानी धर। ठीक है, बीजाणुधानी धर में इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ बीजाणुधानियों का निर्माण हो रहा है तो इसको तलाभिसारी क्रम में बीजाणु निर्माण कहेंगे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो। अब इनमें स्पोरेंजिया यानी बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। एक बीजाणु धानी जो है वो इस प्रकार से होती है और उसमें फिर जो स्पोर यानी जो चल बीजाणु हैं वो मुक्त हो जाते हैं और ये आप देख पा रहे हो वापस से फिर वो अंकुरित हो जाते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन का डायग्राम बताया गया है। जबकि यहाँ ये देखिए कि बीजाणु सीधे ही अंकुरित हो जाएं, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अयलभुगों में अलैंगिक जनन उपस्थित रहता है। बीजाणुधानी की जो बाह्य भित्ति होती है वह उभयनिष्ठ होती है तथा नई अंतःभित्ति विकसित होती है। दो आसन्न बीजाणुधानियों की उभयनिष्ठ भित्ति एक वियोजक बनाती है जिसके विलगन से बीजाणुधानियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। बीजाणुधानियों की श्रृंखलाओं के दबाव से परपोषी की बाह्य अधिचरम को कुछ ऊपर उठ जाती है जिससे फफोले के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं। परपोषी की अधिचरम अंततः तनाव सहन नहीं कर पाने के कारण टूट जाती है। अनावृत स्फोटों में बीजाणुधानियों का समूह सफ़ेद चूर्ण के रूप में उपस्थित रहता है। इसी कारणवश एल्बुगो जनित श्वेत कीट कहलाता है। बीजाणुधानियाँ बहुकेंद्र की व गोलाकार होती हैं। ये बीजाणुधानियाँ वायु जल अन्य साधनों द्वारा प्रकीर्णित होती हैं। अब बात आती है विद्यार्थियों बीजाणुधानी का अंकुरण। तो बीजाणुधानियाँ उपयुक्त परपोषी के संपर्क में आने पर एवं अनुकूल वातावरण में कुछ ही घंटों में अंकुरित हो जाती हैं। आर्द्र एवं कम तापक्रम पर यह जल बीजाणुधानी की तरह व्यवहार करती हैं। यह जल अवशोषित करके फूल जाती है तथा इसका जीवद्रव्य बीजाणुधानी में उपस्थित केंद्रकों की संख्या के अनुसार 4 से 12 बहुकोणीय पुत्री जीवद्रव्यों में विभक्त हो जाता है। अंत में प्रत्येक जीवद्रव्य एक चल बीजाणु में बदल जाता है। बीजाणुधानी से पेपिला बनती है जो आकार में बढ़कर पुट्टिका बनाती है। इस तरह 4 से 12 चल बीजाणुधानी में पेपिला द्वारा निर्मित पुट्टिका में एकत्रित हो जाते हैं तथा बाद में एक समूह में स्वतंत्र हो जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया मात्र 2 मिनट में पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक चल बीजाणु वृक्काकार द्विकशाभिक होते हैं। इनमें एक छोटा एवं कूर्च प्रकार का तथा दूसरा लंबा एवं चाबुक सदृश प्रतोद प्रकार का होता है। कुछ समय तैरने के पश्चात चल बीजाणु परपोषी के ऊतकों पर ठहर जाते हैं। इनकी कशाभिकाएँ लुप्त हो जाती हैं तथा यह गोलाकार होकर अपने चारों ओर एक भित्ति का निर्माण कर लेते हैं।
यह पुट्टीयुक्त बीजाणु एक जनन नलिका बनाता है जो परपोषी में रंध्र द्वारा प्रवेश कर अंतरकोशिकी कवकजाल का निर्माण करती है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।